डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का अर्थ क्या है, डिबेंचर और शेयर्स में डिफरेंस क्या है, डिबेंचर के कौन से प्रकार हो सकते हैं और डिबेंचर के संबंध में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शेयर्स कंपनी की अंश पूंजी और डिबेंचर कंपनी की ऋण पूंजी। कंपनी जिस प्रकार अंशों का निर्गमन करती है उसी प्रकार ऋण पत्रों का निर्गमन करके भी पूंजी प्राप्त कर सकती है। कंपनी ऋण पत्रों के लिए जब पूंजी प्राप्त करती है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। अंश पूंजी पर लाभांश दिया जाता है और लाभांश देना अनिवार्य नहीं है, जबकि ऋण पूंजी पर ऋण पत्र जब निर्गमित करेंगे तो ब्याज की दर पहले से निश्चित होती है कि इस दर से उन पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो ऋण पत्र कंपनी का ऐसा प्रलेख है जिसमें ऋण के संबंध में आवश्यक शर्तों का उल्लेख होता है। ऋण पर ब्याज कितना दे होगा, कितने वर्षों के बाद में इनका रीपेमेंट होगा, पहले भी रीपेमेंट हो सकता है क्या शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, इन सब शर्तों के बारे में पहले से ही जिस प्रलेख पर शर्तें लिखी होती हैं कि ऋण पत्र किससे, ऋण हमने किससे लिया है, उसका नाम क्या है, राशि कितनी है, कितने अंशों में ये ऋण पत्र विभाजित है, ब्याज दर कितनी है, इन सब शर्तों का उसमें उल्लेख होता है। अब हम ये देखना चाहें कि ऋण पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, यानी ऐसे डिबेंचर होल्डर जिसका नाम कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रखा जाता है उसके अंतर्गत नाम अंकित है। यानी कंपनियों के ऋण पत्रधारियों के लिए जो रजिस्टर रखा जाता है उस रजिस्टर में जिन ऋण पत्रधारियों के नाम लिखे गए हैं वही धारक व्यक्ति ऋण पत्र का स्वामी होता है, ऋण देने वाला होता है। ऐसे ऋण पत्र पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। इन ऋण पत्रों का ट्रांसफर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो शर्तें लिखी हुई हैं उन शर्तों का पूरा करने पर ही हो सकता है। केवल फिजिकली हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऋण पत्र दे दें तो देने मात्र से इनका ट्रांसफर संभव नहीं होता। एक होता वाहक ऋण पत्र बियरर, यानी जिस व्यक्ति के पास में वह प्रलेख मौजूद है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा होता। इसका ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वह ऋण पत्र जिस व्यक्ति के पास भी हम फिजिकली दे देते हैं वही उसका मालिक, यानी केवल डिलीवरी के माध्यम से भौतिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वह ऋण पत्र दे देता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास में ये ऋण पत्र होते हैं ब्याज वही व्यक्ति प्राप्त करता है। इसके लिए कोई रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होती कंपनी को, न उस किसी व्यक्ति का नाम उस पर लिखा जाता है। एक होते हैं मॉर्गेज
और सिक्योर्ड डिबेंचर, बंधक या जमानती ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनके पीछे कोई चल या अचल संपत्ति गिरवी रखी गई है, बंधक के रूप में रखी गई है, तो वह मॉर्गेज आपके डिबेंचर कहलाते हैं। ये जनरली सुरक्षित होते हैं। यदि आपके पास में जितना राशि का डिबेंचर है उससे ज़्यादा राशि की संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं तो उनका भुगतान सुनिश्चित हो जाता है। जैसे आपको 1,00,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, उसके बदले में 5,00,000 रुपए की संपत्ति रखी हुई है, तो आप जब ऋण पत्र को भुगतान करना तो 5,00,000 की संपत्ति में से भी किया जा सकता है, सुरक्षित है, पैसा आपका डूबेगा नहीं। इनको बोलते हैं मॉर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर। एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर, गैर जमानती या असुरक्षित ऋण पत्र। इन ऐसे ऋण पत्र जिनके पीछे कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी हुई है, वो आपके असुरक्षित। यदि कंपनी बंद होती किसी कारण से भी, कंपनी को घाटा हो जाता है क्योंकि कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी हुई है, इसलिए भुगतान होगा या नहीं होगा यह अनिश्चित होता है, इसलिए उनके बोलते हैं हम कि यह असुरक्षित ऋण पत्र है। इन पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि वो भी असुरक्षित है। एक होते परिवर्तनीय ऋण पत्र और एक नॉन कन्वर्टेबल। परिवर्तनीय ऋण पत्र जिनको हम अंशों में या दूसरे प्रकार के ऋण पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने 10% डिबेंचर इशू किए, कुछ समय बाद में इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो यह परिवर्तनीय ऋण पत्र। हमने 10% इशू किए हैं, थोड़े दिनों बाद में इनको हम 12% में परिवर्तित कर दें, तो यह परिवर्तनीय ऋण पत्र। हमने पहले 10 वर्ष के लिए इशू किए थे, बाद में हमने इनको शर्तों में परिवर्तन करके 12 वर्ष कर दिया, 15 वर्ष कर दिया, 8 वर्ष कर दिया, तो यह सब परिवर्तनीय ऋण पत्रों की श्रेणी में आएंगे। और यदि ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो वह नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे। एक होते रिडीमेबल और इरिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय ऋण पत्र वे जिनका एक निश्चित अवधि के बाद में भुगतान करना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, वो रिडीमेबल। और जिनका भुगतान कंपनी को करना अनिवार्य नहीं है, वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। प्रथम ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले जब भुगतान करना तो उनको करेंगे जो प्रथम ऋण पत्र हैं, यानी संपत्तियों को प्रथम मालिक किए होते हैं, तो इनको फर्स्ट डिबेंचर कहते हैं। इनको वापस इशू भी किया जा सकता है। और जो सेकंड डिबेंचर्स हैं, इनको भुगतान हमेशा प्रथम ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने के बाद में किया जाएगा। यदि प्रथम ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने पर कोई बैलेंस शेष नहीं बचता, कोई संपत्ति नहीं रहती, तो इनको भुगतान नहीं होगा। यानी इनको सेकंड राइट होता है भुगतान प्राप्त करने का, इसलिए इनको सेकंड डिबेंचर बोलते हैं। एक डिबेंचर होते हैं समरूप वाक्य वाले, यानी कई सीरीज के अंदर यदि हमें डिबेंचर इशू करने हैं तो वह समरूप वाक्य वाले ऋण पत्र कहलाएंगे। अब आंशु ऋण पत्र में अंतर क्या हमारा? आंशु ऋण पत्र में जो मुख्य अंतर है वह होता है, एक तो अंश पूंजी कंपनी की स्वामित्व पूंजी मानी जाती है और ऋण पत्र वाली पूंजी ऋण पूंजी मानी जाती है। ये ऋण पूंजी कंपनी पर स्थायी प्रभार उत्पन्न करती है, अंश पूंजी स्थायी प्रभार उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उस पर लाभांश देना यह अनिवार्य नहीं है। कंपनी का स्वामित्व अंशधारियों के पास में होता है, ऋण पत्रधारियों के पास स्वामित्व नहीं होता है। और ऋण पत्रों को भुगतान सबसे पहले किया जाता है, अंशधारियों को भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। समापन के समय ऋण पत्रधारियों को यदि कोई पैसा हमारे पास सबसे पहले उनको भुगतान किया जाएगा,
ऋणदारियों को यदि कोई बैलेंस बचता है इनका भुगतान के बाद में तो भुगतान होगा। ये दोनों में आधारभूत अंतर है। जहाँ तक इनके लेखांकन का संबंध है तो लेखांकन में ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हमने अंशों का निर्गमन के समय पढ़ा था। ऋण पत्र भी सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। 2013 के बाद में बट्टा में ख़त्म कर दिया कि अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं किए जा सकते, नहीं प्रीमियम पर कर सकते हैं और सममूल्य पर निर्गमन किए जा सकते हैं। एक साथ राशि प्राप्त कर सकते हैं, किस्तों पर भी राशि प्राप्त कर सकते हैं। एंट्रियां वही होंगी कि नाम बदल जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन के स्थान पर डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट के स्थान पर डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल के स्थान पर डिबेंचर। केवल ब्याज संबंधी एंट्रियां वह अलग से होती हैं, क्योंकि जब हमने अंशों का निर्गमन पढ़ा था उस समय अंशों पर लाभांश से भुगतान संबंधी एंट्री नहीं पड़ी थी, क्योंकि लाभांश से भुगतान करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर हर 6 महीने बाद में या साल भर जो भी या 3 महीने जो भी शर्तें तय हुई हैं उनके अनुसार ब्याज का भुगतान हमको करना पड़ेगा। तो ऋण पत्रों पर जब ब्याज का भुगतान करना होता है तो हम भुगतान संबंधी एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि इन पर कोई भी हमें टीडीएस काट के भुगतान करना हो तो एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस रेट से भी सामान्य 10% की दर से हम टीडीएस काटते हैं तो काट कर उनको भुगतान किया जाएगा। ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में हमको जमा करना होता है। तो जो पैसा हमने काटा टीडीएस के रूप में वह सरकारी खाते में जब हम जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री यानी विदिन 7 डेज ये पैसा सरकार के खाते में जमा कराना आवश्यक है। तो हम करेंगे टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम बैंक में पैसा जमा करा दिया हमने। और डिबेंचर यदि उपार्जित हो गया, क्योंकि हमारी जरूरी नहीं जो क्लोजिंग डेट है वही भुगतान की डेट भी हो, इनमें अंतर हो सकता है। तो ब्याज उपार्जित भी हो सकता है। यदि ब्याज उपार्जित हो गया हमारा तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये वाली एंट्री करेंगे हम। और जब फाइनल हमारा सेशन का एंड या फाइनेंस अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है उस डेट को हम डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और यदि हमारी कोई आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट था उसके संबंध में एंट्री करेंगे वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये अकाउंटिंग एंट्रियां हम लोग लेखा पुस्तकों में करेंगे। यानी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वही अकाउंटिंग एंट्री हैं जो शेयर्स इशू करने के संबंध में थी। उस समय जो एंट्रियां करते थे वही एंट्रियां यहाँ पर भी करनी है हमको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर्स का हरण नहीं हो सकता, फोरफीचर नहीं हो सकता। यदि किसी ने डिबेंचर के रास्ते अलॉटमेंट नहीं चुकाई चलो इनको हरण कर लो। जो शेयर्स के समय हमने फोरफीचर और उसके रीइश्यू के संबंध में एंट्रियां पढ़ी थी वो एंट्री यहाँ लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि डिबेंचर्स का फोरफीचर नहीं हो सकता, अंशों का हरण संभव नहीं है। क्यों केवल अंशों का हरण संभव है, ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऋण पत्रों के हरण संबंधी कोई भी लेखा प्रविष्टियां नहीं की जाएंगी। तो आज हमने डिबेंचर्स का अर्थ क्या है, डिबेंचर के प्रकार क्या हैं और डिबेंचर के संबंध में अकाउंटिंग एंट्रियां कैसे करते हैं। विशेषकर वही एंट्रियां कि ब्याज की एंट्रियां अलग होंगी। ब्याज भुगतान करने पे क्या करेंगे, टीडीएस काटने पे क्या एंट्री करेंगे, टीडीएस जमा करने पे क्या एंट्री करनी है और वर्ष के अंत में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पे क्या एंट्री करनी है। यदि एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसकी एंट्री क्या होगी और वर्ष के अंत में क्या एंट्री करेंगे, ये सब मैंने आज आपको बताया है।
आपको कोई भी इसके संबंध में कठिनाई हो तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।